नमस्कार साथियों। देखिए, आपको मेजर ग्लैंड पढ़ा दी गई हैं। हाइपोथैलेमस जैसे पढ़ा दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा दिया, थायराइड ग्लैंड्स आपको बता दिया गया है, पैराथायराइड ग्लैंड्स आपको बता दिया गया है, एड्रिनल ग्लैंड आपको बता दी गई हैं। अब इसके बाद ये जो ग्लैंड्स हैं, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स है, यानी पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि आपको पूर्व में पढ़ा दी गई है। यदि आप डाइजेशन चैप्टर को देखेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को देखेंगे, तो उस चैप्टर में आपको बता दी गई है। लेकिन इसके एंडोक्राइन स्वभाव के पाए जाने के कारण इसको एंडोक्राइन सिस्टम में भी मुख्य रूप से लिया गया, हार्मोन वाले भाग में भी इसको लिया गया है। तो इस वजह से आप और हम लोग यहाँ पैंक्रियाज ग्लैंड का भी स्टडी अलग से करेंगे। तो इस स्टडी में शामिल होने के लिए साई बायोलॉजी क्लासेस की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथियों, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और सभी जगह फैलाएं, कि जिससे कि अन्य छात्रों को भी मुख्य रूप से इसके द्वारा लाभ पहुंचे। मैं इस प्रकार की वीडियो को बना रहा हूं जिसमें कि नीट में निश्चित तौर पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मुख्य रूप से फंसेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि पैंक्रियाज की उपस्थिति को बताया जाए। आपको पता है जैसा कि ये कौन सा भाग है, स्टमच वाला पार्ट है। ये स्टमच वाले पार्ट से ये ड्यूडेनम निकलता है, सभी को पता है। ड्यूडेनम जो सी शेप का होता है, इसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसी को पैंक्रियाज कहा जाता है। ये आपको पता है, इस प्रकार से पूर्व में बताया जा चुका है। ये ग्लैंड में जो बना रहा हूं, इस प्रकार से ये जो ग्लैंड है पैंक्रियाटिक ग्लैंड है। ये आप देख रहे हैं कि ये डक्ट पाई जाती है। इस डक्ट को डक्ट ऑफ विर्शिंग कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इस डक्ट द्वारा ये अपने सीक्रेशन को इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में छोड़ने का कार्य करता है। तो सबसे पहले उपस्थिति इसकी हो गई, आप निर्धारित कर लीजिए ये उपस्थिति कहाँ पाई जाती है। स्टमच के नीचे ड्यूडेनम का जो सी शेप वाला पार्ट होता है, उसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, उसी को पैंक्रियाज कहा जाता है। इस पैंक्रियाज का स्वभाव दो प्रकार का होता है। नंबर एक जो स्वभाव होता है वह एक्जोक्राइन होता है, और दूसरा स्वभाव जो होता है वह एंडोक्राइन स्वभाव का होता है। एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन स्वभाव का होता है। ये डक्ट नेस होती है और ये डक्ट लेस स्वभाव का होता है। इसके सीक्रेशन में एंजाइम पाए जाते हैं और इसके सीक्रेशन को जो केमिकल पाया जाता है उनको हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 98% पार्ट होता है और यह 1-2% पार्ट होता है, अर्थात इसमें मुख्य रूप से इनकी जो संख्या होती है 1-2 मिलियन के लगभग मुख्य रूप से संख्या पाई जाती है। अब कैसे बताया जाए? ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का भाग बनाया हुआ है। ये वाला भाग जो है वह एक्जोक्राइन भाग है। एक्जोक्राइन, जिनको क्या कहा जाता है? एसिनाई कहा जाता है, और सिंगुलर में एसिनस कहा जाता है।
सिंगुलर एक की चर्चा करेंगे तो ये एसिनस है, और ये सभी जो है वह मुख्य रूप से क्या है, एसिनाई है। इनके द्वारा जो स्रावित भाग होता है वह एंजाइम कहलाता है। तो स्वाभाविक है एंजाइम वाले पार्ट को मैं आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा चुका हूं, वो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ सिर्फ मुख्य रूप से जो पार्ट पढ़ाया जाएगा वह पार्ट कौन सा होगा बच्चों, इनके बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इनके बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ये इस प्रकार से सेल्स मैं बना रहा हूं, देखिए कुछ ब्लैक बना दी, ये इस प्रकार से मैंने 3 सेल्स बनाई हैं। तो 3 सेल्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये जो रेड कलर की सेल्स है इसको अल्फा सेल्स कहा जाता है, अल्फा सेल्स। और ये जो ब्लू कलर की जो सेल्स बनाई है इसको बीटा सेल्स के नाम से जाना जाता है। और जो ब्लैक कलर की जो सेल्स बनाई है ये वाली, इसको डेल्टा सेल्स के नाम से जाना जाता है, डेल्टा सेल्स के नाम से। इनका जो सीक्रेशन होता है, ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वह एंडोक्राइन पार्ट कहलाते हैं, एंडोक्राइन पार्ट कहलाते हैं। अर्थात ये सेल्स जो है वह हार्मोन सीक्रेट करेंगी, और हार्मोन सीक्रेट करेंगी सीधे सीधे ये तीनों भाग, और एंडोक्राइन कहलाते हैं। इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है, अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स के द्वारा मुख्य रूप से इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टेटिन मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, सोचिए क्या प्रश्न उठेगा। ये वाला जो भाग है डक्टनेस है, डक्ट के द्वारा अपने सीक्रेशन को, देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या पदार्थ बनेंगे, ये पदार्थ बन रहे हैं, देखिए एसिनस में ये पदार्थ बने, और इन्होंने अपने पदार्थ को एक कॉमन नलिका के द्वारा, ये देखिए ये इसमें छोड़ रहे हैं, ये इस नलिका में, और इस नलिका के माध्यम से ये डक्ट ऑफ वर्सिंग द्वारा ये कहां पहुंच रहे हैं, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंच रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये किस प्रकार के नेचर का है, ये बच्चों एक्सोक्राइन नेचर का है। ये नलिका द्वारा अपने पदार्थ को ड्यूडेनम में छोड़ रहे हैं, किसी ब्लड में नहीं छोड़ रहे हैं। ब्लड में जब छोड़ा जाता है तो वह केमिकल हार्मोन कहलाता है, जबकि ये नलिका जो डक्टनेस होता है, डक्टलेस होता है, कैसा होता है, डक्टलेस, जबकि ये नलिका द्वारा अपने सीक्रेशन को ड्यूडेनम में छोड़ रहे हैं। इस वजह से यह मुख्य रूप से एक्सोक्राइन नेचर का होता है, और मुख्य रूप से इसके स्राव को क्या कहा जाता है बच्चों, एंजाइम कहा जाता है। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। अब इनका जो सीक्रेशन होता है, यह अपने सीक्रेशन को मुख्य रूप से किस में छोड़ते हैं, ब्लड वेसल्स में। किस में छोड़ रहे हैं, यहां से जो सीक्रेशन आएगा तो वो किस में आएगा, ब्लड वेसल्स में मुख्य रूप से छोड़ा जाएगा। चूंकि ये ब्लड वेसल्स में छोड़ रहे हैं, इस वजह से इनके नेचर को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन कहा जाता है। ये किस नेचर के होते हैं बच्चों, एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, अर्थात डक्टलेस भाग होते हैं। कैसे होते हैं, डक्टलेस होते हैं, अर्थात ब्लड में ये अपने पार्ट को छोड़ रहे हैं, ब्लड में केमिकल को छोड़ रहे हैं। इस वजह से मुख्य रूप से इनको एंडोक्राइन कहा गया, और इनके केमिकल को क्या कहा जाता है, हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो आप ये कर लीजिए, इनके एंडोक्राइन नेचर के ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता, अर्थात लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके बारे में अध्ययन किया था, इस वजह से इनको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो आप ये कर लीजिए। अब इनका जो सीक्रेशन है वह ग्लूकागॉन कहलाता है, इनका जो सीक्रेशन है वह इंसुलिन हार्मोन कहलाता है, इनका जो है वह सोमेटोस्टेटिन कहलाता है।
अब इन तीन के बारे में आपको विशेष तौर पर अध्ययन करना है, इन तीन के बारे में आपको विशेष तौर पर अध्ययन करना है। पहली चीज तो ये, इसकी मैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड की टीएस काट कर आपको चित्र के माध्यम से स्टडी कराने जा रहा हूं। पहले आप एक बार देख लीजिए मैंने अभी तक क्या बताया। स्टमच के नीचे ड्यूडेनम के सी शेप में, ड्यूडेनम का शेप इस प्रकार का शेप होता है, इसमें एक डक्ट निकलती है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको पैंक्रियाज कहा जाता है। पैंक्रियाज जो रहता है यह हेटेरोक्राइन नेचर का होता है, हेटेरोक्राइन अर्थात मिक्सोक्राइन नेचर का होता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? हेटेरो, हेटेरो का मतलब है कि एक ही ग्लैंड में दो नेचर का, भिन्न नेचर का पाए जाना, यानी एक्सोक्राइन नेचर का पाए जाना अर्थात एंजाइम सीक्रेट करना। दूसरा जो नेचर होता है भले संख्या में मात्रा में कम है, 1 से 2% है, यह 98% है, यह 102% है। इनकी यदि संख्या गिनी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200, तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाओं की संख्या जो होती है 1 से 2 मिलियन के लगभग होती है, 1 से 2 मिलियन के लगभग होती है। लेकिन तब भी यह मात्र 2% पार्ट होता है। मात्र कितना परसेंट पार्ट होता है? 2% पार्ट होता है। तो ये मिक्सोक्राइन यानी कि एंजाइम भी सीक्रेट कर रहे हैं और एंडोक्राइन भी सीक्रेट कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको मिक्स यानी मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज तो आपका ये हुआ। क्लियर बच्चों? अब आपको बताया जाता है, इसके टीएस को काट के देखते हैं, इसके टीएस को काट के देखते हैं किस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए जल्दी। देखिए आपने लिया स्क्रीनशॉट, मैं इसको यहां से सिर्फ हटाऊंगा। देखिए कैसे पाए जाते हैं। देखिए ये मैंने एसिनस 4 बनाए, तो इनको प्लूरल वर्ड में क्या कह देंगे? एसिनाई। और सिंगुलर वर्ड क्या होता है? एसिनस। देखिए अभी बन के तैयार होता है ये डायग्राम। ये डायग्राम तैयार हो गया, ये आपके एसिनस बन गए, यानी एसिनाई प्लूरल वर्ड में कहा जाएगा। इनके बीच में ये कैविटी पाई जाती है, इसको एसिनस कैविटी कह देते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होगा वो इसमें पहुंचेगा, इस वाले पार्ट में। तो देखिए ये पदार्थ ये स्रावित हुआ, ये इस वाले, और यहां से कॉमन नलिकाएं निकलेंगी। इस प्रकार से भी देखो मैं नलिकाएं निकाल रहा हूं, ऊपर से नलिका निकली, ये देखो ये नलिका आ गई, ये नलिका। अब यहां से ये पदार्थ जो है वो इस नलिका द्वारा इसमें पहुंचता है। देखिए आ गया ये। तो इनको मुख्य रूप से क्या कहा गया? एसिनस, यानी कि इसके श्रावण में जो केमिकल पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम। अब इनके बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स के समूह होते हैं। मैं अलग अलग कलर से, जैसा उसमें बताया वैसे ही मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा। ये समूह पाए गए, इन समूह को क्या कहा जाता है? आइसलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार की सेल्स हुई, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स द्वारा ग्लूकेगॉन, बीटा सेल्स द्वारा मुख्य रूप से इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स द्वारा मुख्य रूप से क्या स्रावित किया जाएगा? सोमेटोस्टेटिन। ये अपने स्राव को
इनमें नलिकाएं नहीं पाई जा रही, देखिए यहाँ नलिकाएं बनाई है, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जा रही, तो ये अपने स्राव को मुख्य रूप से सीधे सीधे किस में छोड़ेंगे, ब्लड में छोड़ने का कार्य करते हैं। और ये लगभग मुख्य रूप से 2% पार्ट होते हैं। और इन कोशिकाओं की जो संख्या गिनेंगे तो वह संख्या कितनी बैठेगी, लगभग 1 से 2 मिलियन। कितनी बैठेगी, 1 से 2 मिलियन मुख्य रूप से इनकी संख्या पाई जाती। इतनी अधिक संख्या में पाए जाने के कारण, इतनी अधिक संख्या में पाए जाने के बावजूद भी ये मात्र पूरे पैंक्रियाटिक ग्लैंड का 2% पार्ट ही बनाने का कार्य करते हैं। पहली चीज तो ये आप नोट कर लीजिए। क्लियर, ये चीज हुई। अब मुख्य रूप से आते हैं, अब मुख्य रूप से आते हैं कि सीधे सीधे इनके तीनों के अल्फा बीटा डेल्टा के द्वारा जो पदार्थ स्रावित हो रहा है, जिनको हार्मोन कहा जा रहा है, उनके कार्य पढ़ने हैं। क्या पढ़ने, कार्य पढ़ने। तो ये तो क्लियर हो गया, हेटेरोक्राइन नेचर के होते हैं, मेक्सियोक्राइन नेचर के होते हैं। क्या ये क्लियर हो गया। फास्टिंग के दौरान मुख्य रूप से ये किस प्रकार से क्या कार्य करते हैं ये देख लीजिए। चलिए, व्रत के दौरान ले लीजिए इसकी फोटो, एक सुंदर सी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा रहा हूं। चलिए, अब देखते हैं एक एक हार्मोन। देखिए, सबसे पहले अल्फा सेल्स जो होते हैं उनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है, ग्लूकेगॉन स्रावित होता है। ग्लूकेगॉन पदार्थ स्रावित होता है। यह पदार्थ मुख्य रूप से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। पहली बात तो ये, अर्थात ये क्या करेगा, ग्लूकोज को राइज करेगा, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ाएगा। ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ाने का कार्य मुख्य रूप से इसके द्वारा किया जाता है। कैसे बढ़ाएगा, तो बच्चों आ जाइए, देखिए ये क्या आपको कई बार बना चुके हैं। ये क्या है, लीवर है। ये क्या है, लिवर। क्लियर। पहली बात, ये पार्ट क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। क्लियर। अब ये ब्लड वेसल्स छोड़ दो, बना मत बनाओ इंटरस्टिशियल, अपने को ब्लड वेसल डायरेक्ट चलना है। इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ब्लड में ये ग्लूकोज पहुंच जाता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को राइज किया, बढ़ा दिया। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या किया, इन्होंने बढ़ाने का कार्य किया। इधर ना लिखते हुए अपन नीचे ही लिखेंगे। पहले इस क्रिया को जो इनिशिएट करता है, इस क्रिया को मुख्य रूप से जो इनिशिएट करता है वह हार्मोन कौन सा होता है, ग्लूकेगॉन होता है। अर्थात ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य। यहां लिख दूं, कहां लिखूं, यहां ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इनिशिएट बाय ग्लूकेगॉन हार्मोन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस यानी सीधे सीधे ये कहा जाए ग्लाइकोजीनोलाइसिस की क्रिया को स्टिमुलेट करता है वह हार्मोन ग्लूकेगॉन होता है, वह हार्मोन ग्लूकेगॉन होता है। पहली चीज ये आप ध्यान में रख लीजिए। अकेले यही कार्य नहीं कर रहा है, ये मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड भी मुख्य रूप से
टूटकर, प्रोटीन और लिपिड भी टूटकर मुख्य रूप से क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। प्रोटीन टूटेगी तो प्रोटियोलाइसिस और लिपिड टूटेगी तो लाइपोलाइसिस। टूट गया, लेकिन ये इंडिविजुअल कहा। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, इस क्रिया को ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी मात्रा ग्लूकोज की ब्लड में बढ़ गई। अब मात्रा ग्लूकोज की ब्लड में बढ़ गई बच्चों, तो क्या होगा, वृद्धि होगी शरीर की, वृद्धि होगी शरीर की, एनर्जी अधिक मिलेगी शरीर को, तो वृद्धि होने का कार्य करेगी। इस प्रकार से मुख्य रूप से तीसरा कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ये कोई सेल है, ये क्या है, सेल है। ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का कार्य मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य, किसी को पता नहीं होता है। यह कार्य मुख्य रूप से ये है, ये ग्लूकोज को सेल में नहीं जाने देता। सोचिए, ग्लूकोज ब्लड में ही पाया जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाएगा जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया कहा गया तो विभिन्न प्रकार की बीमारी होंगी। तो ये भी मुख्य रूप से कार्य करता है, ग्लूकोज को इस सेल में नहीं जाने देता, और सेल में नहीं जाएगा, जाने देगा तो मुख्य रूप से क्या नहीं होगी, आपको एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। इसके द्वारा मुख्य रूप से इस हार्मोन की जो खोज की गई थी, इस हार्मोन की जो खोज की थी वह 1923 में, 1923 में किम्बेल, कौन से वैज्ञानिक, किम्बेल और मर्लिन वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे, मर्लिन वैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य रूप से 1923 में इसकी खोज की थी। ये तो मुख्य रूप से आपके क्या हो गया, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन में मैंने क्या बताया, कुछ नहीं आपको याद में करना है, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ ये याद करना है कि यह आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की एल्फा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। पहली चीज, यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। अर्थात ये क्रिया क्या हुई कि यह क्रिया के लिवर में पाए जाने वाले ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता रहता है। बस इतना ध्यान में रख लीजिए आप, और कुछ ध्यान में मत कर लीजिए, यही सिर्फ नीट में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पहली चीज तो ये हुआ। तो इसका पहले फोटो ले लीजिए, मैं आपसे दूसरी सेल्स पर चर्चा करने जा रहा हूं। ले लीजिए फोटो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाइए दूसरी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। डायबिटीज मेलिटस हो जाती है बीमारी, जिसमें पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाती है, पॉलीडिप्सिया कंडीशन हो जाती है, कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, और एसिडोसिस बीमारी हो जाती है। वह बीमारी पढ़ने अपन चलेंगे, लेकिन उस बीमारी से पढ़ने से पहले वह किसके द्वारा, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स कौन सा पदार्थ स्रावित करती हैं, उस हार्मोन को इंसुलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन की उपस्थिति को सबसे पहले, इंसुलिन की उपस्थिति को सबसे पहले कुत्तों में देखा गया था, डॉग में मुख्य रूप से देखा गया था। डॉग में देखने पर क्या हुआ, अभी इंसुलिन पता, ये नहीं कहा गया कि इंसुलिन नाम दे दिया गया। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि यदि डॉग के पेंक्रियास को निकाल दिया जाए तो यूरिया के मतलब यूरिन के साथ, मूत्र के साथ एक ऐसा पदार्थ निकलता है कि मूत्र जब सूख जाता है, कुत्ता मूत्र करता है तो मूत्र सूख जाता है, तो वहां सफेद एक पपड़ी जम जाती है। तो वैज्ञानिकों ने देखा ये पपड़ी क्या है, वहां चींटियां उपस्थित हो गई। अर्थात मीठे पदार्थ, जहां जो स्वीट नेचर के पदार्थ होते हैं वहीं चींटियां पाई जाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब उसको देखा, स्टडी की, तो ये पाया कि यह यूरिन के साथ, मूत्र के साथ एक सफेद रंग का पदार्थ निकला है, वह शर्करा है, वह शुगर है। ये सिद्ध किया वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कुत्तों में। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुआ। बेटिंग और बेस्ट ने 1923 में एनिमल से, देखिए 1922 में बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने
एनिमल पैंक्रियाज से इंसुलिन को प्राप्त किया। 1923 में बेटिंग ऑफ बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने एनिमल से सबसे पहले मुख्य रूप से इंसुलिन को प्राप्त किया था। 1926 में एवल नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन के रवे यानी क्रिस्टल प्राप्त किए। क्रिस्टल प्राप्त की जगह अपन करें तैयार किए थे, प्राप्त नहीं तैयार किए थे। तैयार किए किसने? 1926 में एवन नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन के रवे तैयार किए थे। पहली चीज तो ये हुआ। एक वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक? सेंगर। ये इंडियन वैज्ञानिक हैं। क्या? सेंगर ने गाय सभी जानते हैं हमारी माता है, गाय के इंसुलिन की संरचना, गाय के इंसुलिन की संरचना बताई थी। क्या? सेंगर ने गाय के इंसुलिन की संरचना का पता लगाया था। ये तो 3 वैज्ञानिक हो गए। कौन कौन से वैज्ञानिक हुए? बेटिंग और बेस्ट वैज्ञानिक हुए 1922 में बेटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने एनिमल पैंक्रियाज से इंसुलिन को प्राप्त किया। एबल ने मुख्य रूप से क्या किया? 1926 में इंसुलिन के रवे तैयार किए। सेंगर ने क्या किया? सेंगर ने गाय के इंसुलिन की संरचना का पता लगाया। ये सबसे पहली मुख्य रूप से ये चीज है। क्लियर? पहली चीज तो ये आप दिल को ध्यान में रख लीजिए। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनी संरचना होती है। 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनी संरचना होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कई बार विभिन्न स्टेट के एग्जाम में मुख्य रूप से क्वेश्चंस किया गया है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब प्रश्न उठता है कि ये इंसुलिन करता क्या है? तो यही इंसुलिन फिर से मुख्य रूप से वही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। भोजन का पाचन हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के फलस्वरूप, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के फलस्वरूप क्या बना? ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज बनने के बाद ये आपका क्या बनाया? लिवर बनाया। जाकर लिवर सेल्स में स्टोर होगा जाके पहले तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाएगा। और यह क्रिया कौन करेगा? इंसुलिन हार्मोन से इनिशिएट होगी। ये ध्यान में रखना। एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के माध्यम से इंसुलिन इनिशिएट करके मुख्य रूप से ग्लाइकोजन बनाता है। यह ग्लाइकोजन, ये क्या बना? ग्लाइकोजन बना। ये ग्लाइकोजन इस लिवर सेल्स में जाकर स्टोर होता है। लेकिन लिवर सेल्स में स्टोर होता है तो स्टोर के लिए ऐसा नहीं है कि ये ग्लाइकोजन अपने आप मुख्य रूप से सेल्स में स्टोर हो जाएगा। यहां ग्लूगट4 ये प्रवेश कैसे करेगा? ये ग्लाइकोजन इसमें प्रवेश कैसे करेगा? स्टोर कैसे होगा? तो यहां मुख्य रूप से विशेष प्रकार के कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर को गट
GUT4 रिसेप्टर कहा जाता है। इन रिसेप्टर को क्या कहा जाता है? GUT4 रिसेप्टर कहा जाता है, जो इस ग्लाइकोजन को लेकर इस लिवर सेल्स में जाते हैं। तो GUT4 का मतलब है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है इसकी फुल फॉर्म, विशेष ध्यान रख लीजिए। GUT4 के द्वारा ही यह लिवर सेल्स में प्रवेश करता है। एक तो यहां हुआ। दूसरी चीज क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज, वही वाला ब्लड ग्लूकोज, ये दूसरी जगह कहां जाता है? ये एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू की सेल्स होती हैं, इसमें ये ब्लड को लेकर, ग्लूकोज को लेकर जाएगा और फैट के रूप में स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ग्लूकोज सिर्फ ग्लाइकोजन के रूप में ही संग्रहित है। ये ग्लूकोज और एक्सेस ग्लूकोज है और अत्यधिक ग्लूकोज है, तो क्या होगा कि लिपिड ही क्या ग्लूकोज में टूटेगा? भाई ग्लूकोज से फैट भी तो बन सकता है क्या? तो इस क्रिया को लाइपोजेनेसिस कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लूकोज से लिपिड का बनना लाइपोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये ब्लड ग्लूकोज मुख्य रूप से लिपिड में कन्वर्ट होकर फैट सेल्स में जाकर स्टोर होता है। तो वहां भी स्टोर पहुंचाने के लिए यही आपके GUT4 रिसेप्टर पाए जाते हैं। GUT4 रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से इसको फैट सेल्स में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अर्थात एडिपोज टिश्यू के में जो सेल्स पाई जाती हैं, जिन सेल्स को एडिपोज सेल्स कहा जाता है, उसमें ये फैट स्टोर हो जाती है। तो ये जो कार्य किया जाता है वह इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। अभी तक देख लीजिए क्या बताया कि जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज होता है वह इंसुलिन के माध्यम से ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लिवर सेल्स में स्टोर होता है। पहली चीज तो ये मान लें। दूसरा कि और भी ग्लूकोज पाया जा रहा है ब्लड में, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, और भी एक्सेस ग्लूकोज है। तो वह एक्सेस ग्लूकोज मुख्य रूप से लिपिड या फैट के रूप में एडिपोज टिश्यू की एडिपोज सेल्स में जाकर स्टोर हो जाता है। इनको सेल्स में पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो GUT4 द्वारा, मुख्य रूप से GUT4 रिसेप्टर द्वारा कार्य किया जाता है, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के द्वारा मुख्य रूप से इनको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नाम दिया जाता है। तो उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर? ले लीजिए इसका फोटो, जरा सुंदर सा फोटो लिया करो बच्चों, विशेष तौर पर ये ध्यान में रखना है आपको। सुंदर सा फोटो ले लीजिए। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? यहां लाइपोजेनेसिस क्रिया कहा जाता है। ले लिया? चलिए अब तीसरे प्रकार की जो सेल्स आती है, पहले सेल्स बता रहा हूं, फिर रोग मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैंने रोगों की तरफ मूव नहीं किया हूं, विशेष ध्यान रखना। तो अब तीसरे प्रकार की जो सेल्स आती है, अब मैं बायोलॉजी का हूं, ये डेल्टा मैं बगल से लिख रहा हूं कि आप डेल्टा मान के चलना। कुछ में गामा सेल्स भी है, लेकिन आप डेल्टा सेल्स ज्यादातर ध्यान में रख रहे हैं। सोमैटोस्टैटिन नामक पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? सोमैटोस्टैटिन नामक पदार्थ बनाता है। ये पदार्थ डेल्टा सेल्स द्वारा मुख्य रूप से स्रावित होता है, और ये डेल्टा सेल्स मुख्य रूप से आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के ही एक सेल्स होती है। पहली चीज तो ये ध्यान में रखें। ये क्या करता है? जो पचे यानी डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट फूड के एसिमिलेशन, यानी यहां मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा स्वांगीकरण। अभी बताता हूं ये क्या होता है। क्या? पचे हुए भोजन के एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण को बढ़ा देता है, यानी कि निशान आ गया,
बढ़ा देता है। क्लियर, पहली बात। अब ये स्वांगीकरण को बढ़ाया तो क्या होगा, जिससे भोजन की उपयोगिता अधिक समय तक बढ़ जाती है, जिससे फूड की उपयोगिता अधिक समय तक बढ़ जाती है। बढ़ गई, कुछ भी नहीं लिखा है। डेल्टा सेल्स द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट होता है। यह एसिमिलेशन या स्वांगीकरण की क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है, जिस कारण भोजन की उपयोगिता अधिक लंबे समय तक बनी रहती है। जो ब्लड ग्लूकोज होता है या ब्लड डाइजेस्टिव फूड में ब्लड में पाए जाते हैं, एब्जॉर्ब एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन हुआ, वहां से एब्जॉर्वेशन क्रिया के माध्यम से ये ब्लड में पहुंच गए और ब्लड से मुख्य रूप से सेल्स लेती है, यानी कि सेल्स ले लेकर जटिल पदार्थों का निर्माण करती हैं। तो यही क्रिया स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाती है। इस क्रिया को बढ़ा देता है। सोमेटोस्टेटिन डाइजेस्ट फूड के एसिमिलेशन को बढ़ा देता है। जब ये डाइजेशन के फूड डाइजेस्टिव पदार्थ के एसिमिलेशन को बढ़ाया, जिसके कारण जो डाइजेस्टिव फूड है उसकी उपयोगिता मुख्य रूप से बढ़ जाती है। यह कार्य किसके द्वारा, सोमेटोस्टेटिन के द्वारा किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अब ले लीजिए इसका एक अच्छा सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट या फोटो। देखिए क्यों को कहता हूं अच्छा सुंदर, क्योंकि मेरी राइटिंग पहले से ही खराब है। अब यदि आपने धुंधला हिलते हुए लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं, ले लीजिए। चलिए अब मैं इसको मिटाल दूं, बच्चों की ने कह दिया सर मिटाल दीजिए। तो अब आते हैं रोग। अब क्या आते हैं, रोग आते हैं। तो सबसे मतलब इंसुलिन के रिलेशन में रोग चलेंगे, विशेष ये ध्यान रखना। इंसुलिन की कमी और अधिकता से क्या रोग होते हैं। तो इंसुलिन की कमी हो जाए, यानी ये स्थिति आ जाए, क्या इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोसीक्रेशन। क्या कहा जाएगा बच्चों, हाइपोसीक्रेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हाइपोसीक्रेशन के नाम से जाना जाता है। यानी इंसुलिन की कमी होने पर मुख्य रूप से क्या कंडीशन हो जाती है, हाइपोसीक्रेशन कंडीशन हो जाती है। अब ये हाइपोसीक्रेशन में क्या होगा, सुन लीजिए। जब ये हार्मोन कम बनेगा, जब ये हार्मोन कम बनेगा तो ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज है, ये ब्लड ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। जब ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ गई। अब ये ग्लूकोज की मात्रा जब ब्लड में बढ़ेगी तो यह यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकलेगी। अब वहां व्यक्ति जब टॉयलेट करेगा, पेशाब करेगा, तो स्वाभाविक है कि आप पेशाब करके आएंगे, वैसे ही मुख्य रूप से वहां चींटे एकत्रित हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से ग्लूकोज मीठा होता है। अब ब्लड यूरिन का टेस्ट करा लीजिए, जाके ब्लड का टेस्ट करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको जो बीमारी हुई है वह बीमारी कौन सी है। मुख्य रूप से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। तो ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, उस बीमारी को क्या कहा गया, डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। यानी कि यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर निकलता है, उसी को डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। पहली चीज तो मुख्य रूप से आप ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये अब प्रश्न उठता है कि डायबिटीज मेलिटस 2 टाइप्स के होते हैं। ये जो बीमारी है
वह 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 टाइप 1 और नंबर 2 टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वह जुवेनाइल इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण? भैया ये क्या बच्चों, यानी ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अर्थात मुख्य रूप से इसमें बीटा सेल्स मुख्य रूप से स्वयं नष्ट कर दी जाती है, जिससे इंसुलिन नहीं बनता है। क्या? इस रोग में मुख्य रूप से बीटा सेल्स को नष्ट कर दिया जाता है, जिस कारण से इंसुलिन नहीं बनता है। जिस कारण से इंसुलिन नहीं बनता है तो उसको टाइप 1 कहा जाता है, और ऐसी स्थिति बच्चों में होती है। आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें भी मुख्य रूप से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, जबकि डायबिटीज मेलिटस जो बीमारी है वह एज वाले व्यक्ति को होती है, अत्यधिक, यानी 35-40 साल के जो व्यक्ति होते हैं उनको मुख्य रूप से होती है। भाई खाते तो बहुत हैं, आपके खाने से तात्पर्य दाल रोटी नहीं होती है, आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, और मुख्य रूप से उस स्थिति में क्या हो रहा है, उस स्थिति में आप एक्सरसाइज करने के लिए आरामदायक व्यक्ति हैं, तो वहां जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप इंसुलिन कम स्रावित हुआ, तो उस बीमारी को डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 कहा गया। टाइप 2 कहा गया, मुख्य रूप से इंसुलिन उसमें भी कमी थी, लेकिन यहां तो क्या हुआ, बीटा सेल्स ही नष्ट हो गई। जब बीटा सेल्स नष्ट हो गई तो मुख्य रूप से इंसुलिन बना नहीं, इंसुलिन नहीं बना तो मुख्य रूप से क्या हो गया, टाइप 1 बीमारी हो गई। यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है, ऐसे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये लोग इंजेक्शन टाइप 1 में लगा दिया, किसके? इंसुलिन के। भाई इंसुलिन, बीटा सेल्स तो नष्ट है तो इंसुलिन तो बन नहीं पाएगा, तो बाहरी माध्यम से हिम्यूलिन जो है, हिम्यूलिन ध्यान कर लीजिए, मार्केट में मिलता है, मेडिकल पे जाओ हिम्यूलिन मांग लो दे देंगे, तो वो हिम्यूलिन के इंजेक्शन मुख्य रूप से टाइप 1 वाले मरीजों में लगाया जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये टाइप 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों, टाइप 2 लिखा हुआ, तो टाइप 2 में मुख्य रूप से आपको क्या बताना है, क्या? इट इज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से क्या तात्पर्य है, जब आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो बच्चों, आप मानते हैं कि ये लाइफ स्टाइल मेरे लिए अच्छी है, लेकिन वह वास्तव में खराब है। आरामदायक स्थिति, बहुत बाहरी फूड को खाया जा रहा है, बहुत बाहरी फूड को, भोजन को ग्रहण किया जा रहा है, रोटी नहीं खा रहे हैं, घी को खा रहे हैं, चिकनी वाले पदार्थ को खा रहे हैं, और मेहनत वर्जिश कर नहीं रहे हैं, तो ये आप सोचते हैं ये हमारे लिए अच्छी जिंदगी है, ये हमारे लिए बुरी जिंदगी है। तो ये बैड लाइफ स्टाइल वाले व्यक्तियों को ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होता है, ये आप ध्यान में रखना। पहली चीज तो ये, इसमें इंसुलिन प्रेजेंट है, लेकिन हैवी पदार्थ ले रहे हैं आप, हैवी पदार्थ भोजन के रूप में ले रहे हैं, इस वजह से ये बीमारी हो जाती है। इंसुलिन की कमी हो गई, कम मात्रा है इंसुलिन की तुलना में। दूसरा, एज के अकॉर्डिंग ये बीमारी होती है, यानी अत्यधिक एज वाले व्यक्तियों को ये बीमारी मुख्य रूप से होती है। पहली चीज तो ये हुआ, यानी कि इस ये जो है, इसमें मैं एक शब्द लिखना चाहूंगा यहाँ, हाइपर ग्लाइसीमिया। ऐसे लोग क्या होते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। इस बीमारी को हाइपर ग्लाइसीमिया कहा गया, क्यों? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कैसी है, अरे भैया, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ चुकी है, इसी को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसी को क्या कह दिया, हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जाना जाता है। अब ये स्थिति हो गई, डायबिटीज मेलिटस हो गई, यूरिन के साथ ग्लूकोज निकल रहा है, यूरिन के साथ ग्लूकोज निकल रहा है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, पहली चीज तो मुख्य रूप से ये है, इस स्थिति में पॉलीयूरिया होगी कंडीशन,
डायबिटीज मेलिटस की स्थिति में पॉलीयूरिया यानी मूत्र यूरिन अधिक बनेगा। जब अधिक बनेगा तो बाहर जाना पड़ेगा भाई। ग्लूकोज, एक्सेस ग्लूकोज को निकालने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो स्वाभाविक है मूत्र अधिक जाओगे। तो इस स्थिति में जब पानी अधिक निकलेगा, मूत्र यूरिन बाहर जाओगे, तो उस एक बीमारी और हो जाती है, पॉलीडिप्सिया। डिप्सिया यानी इसमें प्यास अधिक लगती है, प्यास अधिक लगती है। पहली चीज। एक बीमारी और होती है, मैं यही लिखना चाहूंगा, क्या? देखिए, पॉलीयूरिया कंडीशन में यूरिन अधिक जा रहे हैं, पॉलीडिप्सिया कंडीशन में प्यास अधिक लग रही है। अब एक बीमारी होती है, वह कीटोसिस। कौन सी बीमारी? कीटोसिस। वसा का अधूरा विखंडन होने से, जब इंसुलिन बन नहीं रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो मुख्य रूप से क्या होगा? अधूरा विखंडन। तो वसा यानी फैट यानी लिपिड, लिपिड का अधूरा विखंडन होने से, अधूरा विखंडन होने से मुख्य रूप से क्या होता है? सीधे सीधे कीटोन बॉडी बनती है, कीटोन बॉडी बनते हैं, और ये कीटोन बॉडी मुख्य रूप से मूत्र के साथ बाहर निकलते हैं। फैट का अधूरा विखंडन होने से कीटोन बॉडी बनती है, जो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं, जो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। ये बीमारियां होती हैं। एक, अब कीटोन बॉडी यानी कीटोसिस रोग किसको कहा गया? फैट का अधूरा विखंडन होने से कीटोन बॉडी बनती है, जो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलती हैं। जब मूत्र के साथ कीटोन की मात्रा ब्लड में, जब शरीर में स्वाभाविक है कीटोन की मात्रा बढ़ी, तभी तो मूत्र के साथ बाहर निकल रही, कीटोन की मात्रा, कीटोन बॉडी की मात्रा शरीर में बढ़ रही है, तो उसके कारण शरीर में अम्लीयता आ जाती, एसिडिक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो ये बीमारी है, ये बीमारी है। इस बीमारी को एसिडोसिस कहते हैं। एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ? शरीर में अम्लीयता का बढ़ना, कीटोन बॉडी की मात्रा शरीर में बढ़ी, जिसके कारण मुख्य रूप से शरीर अम्लीय हो जाता है, एसिडिक नेचर का मुख्य रूप से हो जाता है। तो इतना आपको काय में पढ़ना है। हाइपोसीक्रेशन में हाइपरग्लाइसीमिया, विशेष ध्यान रखना, ये नहीं है कि हाइपर सीक्रेशन का मतलब ये है कि हाइपरग्लाइसीमिया बीमारियों के हाइपर सीक्रेशन मतलब अत्यधिक इंसुलिन निकला, इंसुलिन कम निकल रहा है। जब इंसुलिन कम निकलेगा तभी तो मुख्य रूप से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का कार्य क्या मैंने बताया था? इंसुलिन का कार्य मैंने बताया था कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस के फलस्वरूप पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया तो पॉलीडिप्सिया, कीटोसिस और एसिडोसिस। ठीक है, तो इतना चीज आप इसमें ले लीजिए जरा, फिर आपको हाइपर सीक्रेशन बताया जाएगा। कुछ नहीं है हाइपर सीक्रेशन में, अभी एक सेकंड में मैं बता देता हूं। ले लिया? चलिए, बहुत खतरनाक बीमारी है भाई डायबिटीज मेलिटस, इससे ध्यान रखें, घूमे फिरते रहे, मैं ही नहीं घूमता हूं। चलिए, अब इंसुलिन की वहां तो बताई थी हाइपोसीक्रेशन, बताया था हाइपोसीक्रेशन। अब इंसुलिन का क्या बताया जा रहा है? हाइपर, वहां हाइपो था, ये हाइपर सीक्रेशन है, यानी इंसुलिन अधिक बन रहा है। जब इंसुलिन अधिक बनेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? ग्लूकोज जो ब्लड में है, पूरा का पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में, पूरा ग्लूकोज, यहां लिख दो ना,
और द्वारा लिख रहे पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया तो उस स्थिति में एक बीमारी होती है, यानी जिसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। यानी क्या हुआ, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, जिसके कारण जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो थकावट होगी, चक्कर आएंगे, मूर्छा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसी बीमारी को मुख्य रूप से हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो मतलब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कम होने से स्वाभाविक है, जब ग्लूकोज मात्रा कम होगी तो अपने को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या होगी, थकावट से आलस सा शरीर बना रहेगा, मूर्छा आएगी, चक्कर आएंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना इसमें पढ़ना है पैंक्रियाटिक ग्लैंड में। ठीक है, तो ले लीजिए एक इसका भी स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आपका इसमें क्या बचता है, पीनियल ग्लैंड। क्या बच रही है, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और गोनाड्स। क्या ये, तो अगले जो पार्ट आएंगे उनमें मुख्य रूप से मैं आपको पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए ले लीजिए, ओके बाय।